हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस.सी. वर्मा का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन फिजिक्स। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, ठीक। तो हम सबसे पीछे पता करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है वो नेचर और उसके लॉ की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं, ठीक। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, ठीक है। फिजिक्स जो है नेचर उसके लॉ की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक। फिजिक्स में हम नेचर जितने भी डिफरेंट एक्शन और एक्टिविटी होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक बेसिक लॉ होता है, ठीक। उस लॉ को रिवील करना, नेचर के लॉ को रिवील करना ही फिजिक्स कहलाता है, ठीक। रिवीलिंग ऑफ लॉ ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचर के लॉज को रिवील करना ही फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। एक बहुत एक ग्रेट फिजिशियन थे डॉक्टर R.P. फेमन। एक बहुत ही ग्रेट फिजिशियन थे। इन्होंने फिजिक्स का एक बहुत ही वंडरफुल डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने कहा है कि सपोज करो कि आपसे कहा जाए कि आप दो प्लेयर्स चेस खेल रहे हैं। सपोज करो कि दो प्लेयर चेस खेल रहे हैं और आपसे कहा जाए कि आप उस चेस को देखें, ठीक। हालांकि आपको चेस के किसी भी रूल नहीं है, किसी भी रूल के बारे में कुछ नहीं पता हो, ठीक। तो जब दोनों प्लेयर्स अपने अपने मूव्स चलेंगे, ठीक, तो उनके मूव्स को लंबे समय तक देखते देखते आप चेस के कुछ रूल्स को डिस्कवर कर पाएंगे, कुछ रूल्स को बना पाएंगे, ठीक। इसमें तो इससे धीरे धीरे करते करते आप चेस के रूल्स को जान सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी सकता है कि कभी जो कोई प्लेयर जो है वो कोई एक नए मूव चल दे जो कि उसने पहले नहीं चली हो। जो प्लेयर जिन्हें कोई नई मूव चल दे जो उसने पहले नहीं चला हो, तो हो सकता है कि आपके बनाए हुए कुछ रूल्स गलत हो जाएं, ठीक। आपको फिर से नए रूल्स बनाने पड़ें, ठीक है। तो फिर से नए रूल्स बनाएंगे जो कि उस मूव्स को सेटिस्फाई करे और पिछले सारे मूव्स को भी सेटिस्फाई करे, ठीक। इसी तरह पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है वो एक बिग चेस बोर्ड की तरह है। हमारा अर्थ एक बिग चेस बोर्ड की तरह, ठीक। और हमें छोड़ दिया गया है कि हम आज से होने वाले जितने भी एक्शंस हैं उन सबको देखें। जितने भी एक्शंस हमारे अर्थ पे हो रहे, जितने भी नेचुरल एक्शंस हो रहे हैं उनको हम देखने के लिए छोड़ दिया गया, ठीक। अब उन एक्शन को देख के उनके पीछे के लॉ को समझने का, हम उन एक्शंस को देख के उनके पीछे के लॉ को समझना ही फिजिक्स कहलाता है, ठीक। अब जैसे कि जो ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आर्यभट्ट हुए, आर्यभट्ट, न्यूटन, फिर डॉक्टर R.P. फेमन, इन्होंने लंबे समय तक अर्थ के एक्शंस को देखा है, ठीक। अर्थ के मूव्स को देखा है, ठीक है। और उन सब के बेसिस पे रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, ठीक है, जो कि अब तक के सारे फिनोमिना को फॉलो करते हैं, ठीक। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी कोई एक ऐसा न्यू फिनोमिना आ जाए, फ्यूचर में अगर कोई न्यू फिनोमिना आ जाए, ठीक, जो कि इनके लॉज को, फ्यूचर में कोई एक न्यू फिनोमिना आ जाए जो इनके लॉ को सेटिस्फाई ना करे, ठीक, तब इनके लॉ को गलत सिद्ध कर दिया जाएगा और न्यू लॉज बनाया जाएगा जो कि न्यू फिनोमिना और ओल्ड फिनोमिना दोनों फिनोमिना को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। तो ये फिजिक्स होता है, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक। तो अब ये सभी टॉपिक में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच के रिलेशन को पढ़ेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की, मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स।
मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स की लैंग्वेज है, ठीक। ये कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिना मैथमेटिक्स की फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपकी ग्रामर कमज़ोर है, अगर वोकेबलरी कमज़ोर है, तो आपके लिए फिजिक्स समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक। और जो साइंटिस्ट है जिन्होंने रूल्स को डिस्कवर किया है, उनके लिए उनके लॉज को एक्सप्लेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लॉज को एक्सप्लेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे कि सपोज आपको एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ। न्यूटन का जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो लॉ है, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट का दिया है कि हम देखें कि जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स की जो लॉ है, उसका उन्होंने स्टेटमेंट लंबा दिया है। उन्होंने कहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट को इतना बड़ा लिखा है। और ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। अब आप देख लीजिए स्टेटमेंट एक सिंपल के लॉ से लॉ जो उन्होंने लॉ बनाया है, उसके लिए उनको इतना बड़ा स्टेटमेंट देना पड़ा। वही जब उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया तो इतने छोटे में उन्होंने इस पूरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये नीड है मैथमेटिक्स की फिजिक्स में, इसीलिए मैथमेटिक्स को फिजिक्स की लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक। तो हम चलते हैं, ये तो हो गया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स इकाई। हर सब्सटेंस की इकाई होती है। किसी सब्सटेंस को मेजर करने की यूनिट की जरूरत होती है। यूनिट की जरूरत क्या होती है? टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। जब हम किसी भी सब्सटेंस को मेजर करते हैं, उसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो मेजरमेंट में इसके दो पार्ट्स होते हैं। इनके दो पार्ट को हमें ख्याल देना, दो पार्ट्स को हम पे ध्यान देना पड़ता है हम पे, ठीक। वो दोनों पार्ट्स क्या हैं? जो पहला पार्ट उसमें ये कहता है कि हमें मतलब सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि यूनिट कौन सा है, ठीक। मतलब नेम ऑफ यूनिट। फर्स्ट पार्ट हमको फाइंड करना पड़ता है कि यूनिट कौन सा है, नेम ऑफ यूनिट, ठीक। और फिर सेकेंड पार्ट में हमें ये फाइंड करना पड़ता है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट का कितने टाइम्स है, ठीक। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमको यूनिट फाइंड करना पड़ता है, यूनिट का नाम पता करना पड़ता है। उसे पता करना पड़ता है कि यूनिट के कितने टाइम्स हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि यूनिट्स को डिसाइड कौन करेगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से यूनिट डिसाइड कर सकता है, ठीक है। सब कोई अपना अपना यूनिट बना लेगा। इसको सोचते हुए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम था CGPM मतलब फुल फॉर्म जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ठीक है। ये इसका इंग्लिश नेम है। इसका जो CGM का रियल फॉर्म देखेंगे तो इसका रियल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस जनरल डेज पॉइंट्स इट मेजर्स, ठीक है। तो ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये जो एक अथॉरिटी है CGPM ये M है, ठीक। तो CGPM एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है जिसको एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ये हक दिया गया है कि वो किसी भी यूनिट को डिसाइड करने के लिए इस अथॉरिटी के पास राइट्स हैं, ठीक। कोई भी यूनिट्स को चेंज करने के लिए, फिर नए यूनिट्स बनाने के लिए इस अथॉरिटी की मीटिंग होती है। उसके बाद ही नए यूनिट्स बनते हैं या फिर यूनिट्स को चेंज किया जाता है। अब हमने यूनिट्स की बात कर ली,
अब यूनिट ज़रूरत किसी के लिए होती है? क्वांटिटीज़ के लिए। तो हम पता करेंगे क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं। ठीक, क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? क्वांटिटी मेनली दो क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो मेनली दो क्वांटिटी होती हैं। पहली क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 होती हैं और बाकी जितनी क्वांटिटी होती हैं सब फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती हैं। ठीक, अब जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी से बिलोंग करते हैं, उसको सेटिस्फाई करता है, उसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक, और जो यूनिट्स डिराइव क्वांटिटी से डिराइव होती हैं और उसको सेटिस्फाई करती हैं, उसको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, उनके यूनिट्स हो गए फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। हालांकि फंडामेंटल यूनिट्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर, सिंबल एम। इसी तरह मास यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। फिर टाइम यूनिट सेकेंड, सिंबल एस। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर, सिंबल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यूनिट केल्विन, सिंबल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट मोल, सिंबल मोल। लिबस इंटेंसिटी यूनिट कैंडेला, सिंबल सीडी। ठीक, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इनके बाद दो सब फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक, पहला यूनिट होता है वो प्लेन एंगल के लिए होता है। प्लेन एंगल के लिए यूनिट होता है उसको हम कहते हैं रेडियन, जिसका सिंबल रेड होता है। ठीक, और दूसरा जो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट होता है वो सॉलिड एंगल के लिए होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। उस यूनिट का होता है स्टेरेडियन और उसका सिंबल होता है SR। ठीक, तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद दो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन का प्रयोग प्लेन एंगल के लिए होता है और स्टेरेडियन का यूज सॉलिड एंगल्स के लिए होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे SI प्रीफिक्स के बारे में। SI प्रीफिक्स क्या होता है? जब हम बहुत बड़ी क्वांटिटीज या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी का यूज करते हैं तो हम उसे पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, और पावर ऑफ 10 के फॉर्म को लिखने, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए हम SI प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻51 kg। ठीक, उसी तरह जो गैलेक्सी का मास होता है वो अबाउट 2.2 इंटू 10⁻41 kg होता है। ठीक, अब 10⁻41, 10⁻13 इतने बड़े पावर ऑफ 10 होते हैं, इतने बड़े फिर इतनी छोटी क्वांटिटीज़ के लिए हमें SI प्रीफिक्स का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको लिख कर बता दूंगा कौन कौन से SI प्रीफिक्स होते हैं, उनके किस पावर ऑफ 10 के लिए कौन सा प्रीफिक्स होगा, उसके सिंबल क्या होंगे। ठीक, तो फ्रेंड ये SI प्रीफिक्स हैं। जैसे पावर ऑफ 10 के लिए प्रीफिक्स होगा इक्सा, सिंबल E। पावर ऑफ 15 के लिए प्रीफिक्स है पेटा, 12 के लिए टेरा, 9 के लिए गीगा, 6 के लिए मेगा, 3 किलो,
2 हेक्टो 1 डेका -1 डेसी -2 सेंटी -3 मिली -6 माइक्रो -9 नैनो -12 पिको -18 फेमटो -18 आटो। तो ये सारे पावर ऑफ टेंस है, उनके लिए ऐसा ही प्रीफिक्सेस हैं और ये उनके सिंबल्स। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमने एस आई प्रीफिक्स के बारे में जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिफिनीशंस ऑफ बेस यूनिट्स जानेंगे। बेस यूनिट्स के डिफिनीशंस को पढ़ेंगे। ठीक, बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट जिसे जो भी आप कह लें, उसके डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन डिफिनीशन पढ़ने से पहले हम जो इससे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इनकी दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड यूनिट्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये इनवेरिएबल हो गए। इनवेरिएबिलिटी मतलब ये जो यूनिट्स होती है ये इनवेरिएबल होंगे। ये यूनिट्स वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, ये इनवेरिएबल होंगे। ठीक, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है अवेलेबिलिटी। एवेलेबिलिटी मतलब कि ये आसानी से अवेलेबल हो जाए, किसी भी क्वांटिटी को, किसी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाए ये यूनिट्स। ठीक है, तो ये बेस यूनिट्स की दो प्रॉपर्टी होती है, इनवेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बेस यूनिट्स की डिफिनीसन। तो सबसे पहला जो बेस यूनिट्स के बारे में डिफिनीसन पढ़ेंगे, उसे हम पढ़ेंगे वो है मीटर। मीटर क्या है? मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है। ठीक, और हम मीटर को डिफाइन ऐसे करते हैं कि लाइट द्वारा 1/299,792,458 सेकेंड में जितना दूरी तय किया है वैक्यूम में जब लाइट 1/299,792,458 सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगा उसे हम कहेंगे 1 मीटर। ठीक, तो ये मीटर डिफिनेशन हो गया कि इतने सेकेंड में लाइट जितनी दूरी तय करेगा उसे हम कहेंगे 1 मीटर। ठीक, अब चलते हैं दूसरी तरफ। सेकेंड बेस यूनिट है वो हमारा है किलोग्राम। अब किलोग्राम को डिफाइन करेंगे, तो किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए एक प्लेटिनम इरेडियम एलॉय का एक सिलेंडर बनाया गया था। प्लेटिनम इरेडियम एलॉय का एक सिलेंडर बनाया गया जिसका मास 1 किलो के बराबर है, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में रखा गया है। ठीक, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में एक प्लेटिनम इरेडियम का एलॉय का एक सिलेंडर रखा गया है जिसके मास को हम 1 kg के बराबर मानते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अब देखिए हमने दो बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया, तो डिफिनेशन पढ़ ली, पहला मीटर, दूसरा किलोग्राम। हम चलते हैं अपने तीसरे बेस यूनिट्स की डिफिनेशन की तरफ, जो कि है सेकेंड। थर्ड है सेकेंड। हम सेकेंड को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक, तो सेकेंड को डिफाइन करने सेकेंड जो है ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिफाइन किया, इसको हम आपको ये रूप में समझाएंगे। ठीक, सपोज करिए कि एक सीजियम, जब एक सीजियम 133 एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जब एक सीजियम 133 एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। ठीक है, वो जो होंगे डिफरेंट वेवलेंथ के होंगे। ठीक, उसमें से एक पार्टिकुलर रेडिएशन को हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें एक से एक पार्टिकुलर रेडिएशन को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक, जिसका जो ट्रांजिशन लेवल होगा, एक पार्टिकुलर रेडिएशन को सेलेक्ट करने का जो ट्रांजिशन होगा वो 2 हाइपरफाइन लेवल के इक्वल होगा, जिसका ट्रांजिशन जो है वो 2 हाइपरफाइन लेवल्स के इक्वल होगा। ठीक, मतलब कि एक सीजियम 133 एटम लिए जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं सेवरल वेवलेंथ के। ठीक, उसमें से हम एक ऐसा रेडिएशन सेलेक्ट करेंगे जिसका जो ट्रांजिशन है
वो 2 हाइपर फाइन लेवल के इक्वल होगा, के बीच में होगा। उसका ट्रांजिशन जो होगा 2 हाइपर फाइन लेवल के बीच में होगा। ठीक, अब इस दो हाइपर फाइन लेवल के बीच में, इन दो हाइपर फाइन के बीच में एक रेडिएशन होने में जितना टाइम पीरियड एक रेडिएशन होने में जितने टाइम पीरियड में एक रेडिएशन होगा। ठीक, जितने टाइम पीरियड में एक रेडिएशन होगा, ठीक है, जिसमें कि वो कई बार रिपीट करेगा। ठीक, तो कई बार रिपीट करेगा। और जब उसका टाइम पीरियड 9192631770 होगा। ठीक, मतलब उस रेडिएशन का जो रिपीटेशन है वो इतना टाइम पीरियड होगा 9192631770, उस टाइम तब उस हम टाइम को कहेंगे 1 सेकेंड। समझा आपने? एक cesium-133 एटम लिया जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है सर्वर वेवलेंथ का। इसमें से हमने एक रेडिएशन पार्टिकल को सेलेक्ट किया जो कि ट्रांजिशन हो और 2 हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में हो। ठीक, और 2 फाइन लेवल के बीच में हो। ठीक है, और जिसका जो टाइम पीरियड है उसमें जो प्रत्येक रेडिएशन का जो रिपीटेशन जो है उसका टाइम पीरियड 9192631770 है। तो इतना टाइम पीरियड, मतलब इतना रिपीटेशन जितने टाइम पीरियड में होगा उसमें लगने वाला जो टाइम होगा उसे हम कहेंगे 1 सेकेंड। ठीक, ये 1 सेकेंड डिफरेंस हो गया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेस यूनिट की तरफ, जो कि है 4th बेस यूनिट जो है वह एम्पियर। और एम्पियर से डिफाइन करेंगे। ठीक है, सपोज करिए कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैं, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैं। ठीक, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल है। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 1 मीटर है। ठीक, और इन दोनों में एक ही साइड में, एक तरफ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, तो जब दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होगा, इनमें सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक, और जिस समय अगर इन दोनों में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो जब इन दोनों का बीच का फोर्स, इन दोनों का जो बीच का अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच का फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होगा जब इन दोनों में इक्वल करंट फ्लो करेगा। ठीक, और इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स 2×10⁻⁷ न्यूटन मीटर होगा, तब इन दोनों वायर्स में जो फ्लो होने वाला करंट है उससे हम कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक, और जो न्यूटन जो है, न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो ये एम्पियर डिफिनेशन हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ, जो कि 5th है, वो है केल्विन। ठीक है, अब केल्विन का हम सिंपल से डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ मैं, इसमें बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ thermodynamic temperature of triple point of water is called 1 Kelvin। ठीक, तो ये केल्विन डिफिनेशन होगी। द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। तो इसे देखिए, हमने 5 क्वांटिटी को डिफाइन कर लिया। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन। हम चलते हैं अपनी छठी बेस यूनिट की तरफ, जो कि है मोल। ठीक है, ये मोल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी होती है। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसका यूज ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इसका यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है मोल। ठीक है फ्रेंड्स,
तो मोल के डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोल का डिफिनेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट, तो ये मोल डिफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज as there are numbers of atoms in 0.012 kg of carbon 12 is called 1 mole। ठीक, तो 0.012 kg of carbon 12 एटम में जितने भी एलिमेंट्री एंटिटीज होंगे उन सबके नंबर, जितने भी 0.012 kg कार्बन 12 एटम्स में जितने भी एलिमेंट्री एंटिटी होंगे उन सबके अमाउंट को हम कहेंगे 1 मोल। ठीक, 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 एटम में जितने भी एंटिटी होंगे उस सबके अमाउंट को हम कहेंगे 1 मोल। ठीक, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेशेंट्स के डिफिनेशन की तरफ, 7वां, जो कि है कैंडला। ठीक, अब कैंडला कैसे डिफाइन करेंगे? कैंडला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का साइड यूनिट होती है। ठीक, जो कि किसी ब्लैक बॉडी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का साइड यूनिट होती है। ठीक, 1 कैंडला जो है वो एक ब्लैक बॉडी जिसकी सरफेस एरिया 1/6 लाख मीटर स्क्वायर हो। ठीक, एक ब्लैक बॉडी जिसकी सरफेस एरिया, यह है सरफेस एरिया 1/6 लाख मीटर स्क्वायर हो, जो कि एक फ्रीजिंग प्लेटिनम टेम्परेचर पर रखा गया हो। एक फ्रीजिंग प्लेटिनम के टेम्परेचर पे रखा गया हो और उस पर जो प्रेशर लग रहा है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो एक ब्लैक बॉडी जिसका सरफेस एरिया 1/6 लाख मीटर स्क्वायर है। ठीक, जिसका जो टेम्परेचर है वो एक फ्रीजिंग प्लेटिनम के टेम्परेचर के इक्वल है और उसके ऊपर 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर लगाया हुआ है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर प्रेशर लगाया गया है। ठीक, इस बॉडी की जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी 1 कैंडला के। ठीक, तो 1 कैंडला क्या हुआ? एक ब्लैक बॉडी जिसकी सरफेस एरिया 1/6 लाख मीटर स्क्वायर है, जिसे कि एक फ्रीजिंग प्लेटिनम के टेम्परेचर पर रखा गया है और उसके सरफेस पे परपेंडिकुलरली 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर लग रहा है। ठीक, उस ब्लैक बॉडी की जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी वो 1 कैंडला के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर दें और जो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब में आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन इससे हमको बहुत मोटिवेशन फील होगा, इससे हमको और मोटिवेशन होगा जिससे कि हम और वीडियो बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो के बस इतना ही। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर में आय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।